हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे M8 002 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 2। M8 002 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी 13 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं विद एक्सप्लेनेशंस, और अगर आप चाहें तो उसे आई बटन पर क्लिक करके या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल को विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें कि मैं बाकी के बचे हुए M8 002 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगी। M8 002 is a subject or paper offered by IGNOU। तो ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। या एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इन दोनों का आंसर सेम होगा। तो आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमने ऐसा देखा है कि एशियन कंट्रीज़ के जो इकोनॉमी का जो एक ज़रिया होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट का, वो है एग्रेरियन। यानी कि यहाँ की इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है, और इसीलिए हमें एग्रीकल्चर की तरफ इनोवेशंस या डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है ताकि इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो जिसके लिए कि इंडिया में हमने देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जिसकी वजह से यहाँ इम्प्रूव्ड क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस आई और इसने हेल्प किया हमारी कंट्री को ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके फूड ग्रेन्स के मामले में। और इसके लिए हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भूल नहीं सकते हैं, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री और एथनो फॉरेस्ट्री, और इनको हम आगे चलकर और अच्छी तरह से समझेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है और एथनो फॉरेस्ट्री क्या है। और ये कोई नई प्रैक्टिसेस नहीं है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री और एथनो फॉरेस्ट्री एशियन कंट्रीज में बहुत पहले से ही चलती आ रही है, जैसा कि अफ्रीकन कम्युनिटीज़ में। और ये कुछ टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम अपने एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। इसका मतलब है कि यूज ऑफ लिविंग सेल्स एंड बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज में लिविंग सेल्स या बैक्टीरियाज को यूज करते हुए कोई अच्छी चीज बनाना। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बायो फर्टिलाइजर्स और प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स, और साइंटिस्ट्स ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप्स का यूज करते हुए बीटी कॉटन और टोमेटोज की कुछ ऐसी प्रजातियां डेवलप जिसमें कि टोमेटोज को हाई शेल्फ लाइफ मिल पाई, और इन्होंने कुछ प्लांट्स से वैक्सीन्स भी बनाए। ये सारे एग्जांपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री या सोशल फॉरेस्ट्री भी इसे हम कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि ट्रीज और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को एक ही जगह पर एक साथ उगाना। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसे कि हमारे पूर्वज बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। और ऐसा करने का बेनिफिट उनको क्या मिलता है कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसकी वजह से टॉप सॉइल, यानी जो जमीन की जो टॉप सॉइल होती है वो नहीं निकल पाती है। वो ट्रीज उसे मजबूती से पकड़े रखते हैं, टॉप सॉइल्स को, यानी ऊपर के जो जमीन का लेयर होता है उस टॉप सॉइल वाले लेयर को। और इससे सॉइल इरोजन कम होता है, वो बरसात के पानी में बहती नहीं है क्योंकि ट्रीज उन्हें मजबूती से पकड़े रखते हैं। और ट्रीज लगाने की वजह से जो नीचे लगे हुए जो छोटे छोटे क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि पैडी क्रॉप्स और वीट क्रॉप्स, इन सबको हवा जो है ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। और जो इन ट्रीज से जो लीव्स गिरते हैं ज़मीन में, उनकी वजह से ज़मीन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो एक ग्रीन मैन्योर का काम करती है। अगला है एथनो फॉरेस्ट्री। एथनो फॉरेस्ट्री यानी कि जो लोकल पीपल या ट्रिबल पीपल होते हैं उनके जो फॉरेस्ट्री करने का तरीका होता है, उनके जो बिलीव्स होती हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंडिजिनियस नॉलेज की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज होते हैं जो कि आज के लोगों को नहीं पता होती है। तो पहले के ही लोगों ने ये कुछ ऐसा नियम बनाया था जिसमें कि वो लोग प्लांट्स के या ट्रीज के या ग्रोव्स के अलग अलग कैटेगरीज कर देते थे, जिनमें कि एक है सैक्रेड ट्रीज। और ये सैक्रेड ट्रीज वाला कॉन्सेप्ट इंडिया का है, जिसके कि अंदर कुछ ऐसे ट्रीज आते थे
कुछ ऐसी जगह आती थी जिनमें कि लोग उस जगह को कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक सैक्रेड चीज है, यानी पवित्र चीज है। तो इसके अंडर में पीपल के ट्रीज आते थे और राजस्थान का जोहड़ आता था। जोहड़ एक सैक्रेड पॉन्ड था। इसमें अगली कैटेगरी है सैक्रेड ग्रोव्स की, और ये हमें एथनो फॉरेस्ट्री के अंदर एशिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। और ऐसे जो सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं वो ज़्यादातर गांव और मंदिरों के नज़दीक ही मिलते थे, और जो यहाँ के जो पेड़ होते थे इनको काटा नहीं जाता था कभी भी। जब लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी किसी रिपेयर के लिए, किसी रिलीजियस बिल्डिंग के रिपेयर के लिए, तो फिर ऐसे स्पेशल केसेस में ही इन पेड़ों की लकड़ियों को काटा जाता था। शुरू में ऐसे जो सैक्रेड ग्रोव्स बनाए गए थे वो यही सोचकर बनाए गए थे ताकि हम पेड़ और जानवरों को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट कैटेगरी है एथनो सिल्वीकल्चरल रिफ्यूजिया। इनके अंदर भी कुछ सैपलिंग्स और कुछ नर्सरीज को ग्रो किया जाता था जिसमें कि महुआ, मैंगो, डेट्स, टैमरिंड यानी इमली और नीम और जामुन, ये सभी प्लांट्स आते हैं और इनको ग्रो किया जाता था, इनको सेव किया जाता था एज ए सैक्रेड ग्रोव्स। इसके लिए कुछ पर्पसेस थे। इसके पर्पस यही था कि लोगों को उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल सके, और जो चिड़ियों की जो घोंसले की जगह है, पेड़ चिड़ियों के घोंसले का जगह होता है, तो वो उन्हें बचाना चाहते थे। और वाइल्ड एनिमल्स के भी रहने की जगह है, तो वो एक तरह से बर्ड्स और एनिमल्स के घरों को बचा रहे थे। और वो चाहते थे कि जो बी हाइव्स होते हैं वो भी तो यहीं बनते हैं, तो उन्हें भी वो सेव करना चाहते थे। और इसकी वजह से वो कुछ सीडलिंग्स को भी डेवलप करना चाहते थे। और एट द एंड वो लोग एक इकोलॉजिकल प्रोसेस के वर्क कर रहे थे जो कि सस्टेनेबल हो, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी थी और आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रीजनल इश्यूज एंड कंसर्न्स दैट इम्पैक्ट नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ रीजनल इश्यूज के बारे में पूछा गया है कि ऐसे कौन से रीजनल इश्यूज या मुद्दे हैं जो कि किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में प्रभाव डालते हैं। तो इनमें से पहला है डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स, जिसका मतलब है अच्छी ज़मीन का बंजर में बदल जाना, यानी डिजर्ट बन जाना। और ऐसा कब होता है? जब टॉप सॉइल की जो अच्छी मिट्टी है वो बह जाती है, क्योंकि उस ज़मीन के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर किसी ने अच्छी तरह से फॉरेस्ट्री नहीं की, एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं की। तो ये होता है पहला रीजनल इशू। ऐसे रीजनल इशू से बचने का कुछ तरीका बताया गया है, और वो है ऐसी जगह जो कि डिजर्टिफिकेशन या ड्राउट के कगार पर है, यानी वहाँ सूखा पड़ सकता है और वहाँ की टॉप सॉइल लेयर्स रिमूव होती जा रही है और वो डिज़र्ट बनने की कगार पर है। तो ऐसी जगह के लोगों को हमें अवेयर करना होगा, उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करनी होगी। और इसका दूसरा तरीका है सॉइल कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, यानी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ज़मीन को बचाना, ज़मीन की जो सॉइल लेयर्स है उसे, और वहाँ फिर से जंगलों को बनाना जिससे कि पेड़ मजबूती से ज़मीन की टॉप सॉइल लेयर्स को पकड़े रखे। और कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाना जिससे कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि एक लाइवलीहुड सिस्टम की ही वजह से ज़्यादातर डिजर्टिफिकेशन होता है। गरीब लोग जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता है वो लोग इन पेड़ों से ही अपना रोज़गार लेने के लिए इन पेड़ों को काटते हैं, इनकी लकड़ियाँ बेचते हैं या अपने घर में जलावन के रूप में अपने घर के चूल्हे जलाते हैं इन लकड़ियों से, तो जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन बढ़ती है। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इसका एक तरीका है जिससे कि हम उस जगह के लोगों को डेवलप कर सके और स्ट्रेंथन कर सके, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कोई अच्छा काम कर सके और डिजर्टिफिकेशन से बच सके और एनवायरनमेंट को डिजर्टिफिकेशन से बचा सके। कुछ एंटी डिजर्टिफिकेशन प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, प्रोग्राम्स और ऐसे इंटीग्रेटिंग
डेवलपमेंट और प्लान्स बनाने की ज़रूरत है जिनसे कि डिजर्टिफिकेशन कम हो सके, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर्डनेस बनाने की ज़रूरत है जिससे कि ड्राउट रिलीफ स्कीम्स चलाई जाए और ज़मीन को सूखा और ड्राउट से बचा सके हम। और इन सबको करने के लिए हमें पॉपुलर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाहिए, उन्हें एजुकेशन देना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, उन्हें एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। और इसके लिए गवर्नमेंट्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, उन्हें अपने रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर ये सारी अवेयरनेस के ऊपर वर्क करना होगा। और फिर आता है ग्लोबल लेवल, यहाँ ग्लोबल लेवल पे भी लोग अवेयरनेस बढ़ाकर डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। यहाँ माउंटेन एरिया के बारे में बात की गई है कि कैसे माउंटेन्स और हाईलैंड्स 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए होम है और बाकी के जो 40% जो पानी के पास रहने वाले लोग हैं, इनको मिलाकर पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का आधा हिस्सा इन एरियाज़ में सरवाइव कर रहा है आज। और ये सारे लोग माउंटेन रिसोर्सेज के ऊपर ही निर्भर करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। इन्हें यहीं से ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, इरिगेशन वाटर भी मिलता है, हाइड्रो पावर भी मिलता है, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ यहीं से इनका हो जाता है। और यहाँ तक कि ऐसे क्रॉप्स जो कि शहरों में जाते हैं वो भी यहीं ग्रो किए जाते हैं। और ये माउंटेन एरियाज होने की वजह से यहाँ स्लोप्स से जो सॉइल होती है वो सॉइल वॉश होकर स्ट्रीम्स में चली जाती है और वहाँ जाकर वो वाटर लेवल्स को रेज करती है। स्ट्रीम्स के बहुत ही बॉटम में जाकर धीरे धीरे वो सॉइल लेयर्स पानी के लेवल को बढ़ा देती हैं और जब बरसात होती है उसके वजह से उस रिवर का पानी और भी ऊपर आ जाता है और बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ की वजह से और भी जो नदी के पास वाला जो एरिया होता है, जो रिवर बैंक्स होते हैं, उनके भी टॉप सॉइल लेयर वॉश हो जाती है, टॉप सॉइल लेयर इरोज हो जाती है, उनका भी इरोजन हो जाता है और वहाँ के क्रॉप्स भी रुइन हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और माउंटेन एरियाज़ में ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और लेकिन वो लोग इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, उनके पास इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इन माउंटेन रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना चाहिए, उनका यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से करना चाहिए और ख़ास करके यहाँ की वाटर, इन्हें हमें अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे कि इन माउंटेन पीपल को भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगला है राइज इन सी लेवल। हम देखते हैं कि सी लेवल अचानक ही बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो चुका है आजकल और आगे चलकर ये सी लेवल कितना ऊपर जाएगा इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट अभी हम नहीं कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बीच इरोजन हो सकता है इसकी वजह से सॉल्ट वाटर इंट्रूजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड सैलिनिटी, यानी ज़्यादा नमकीन और जो समुद्र का पानी जो टेस्ट करता है वैसा खारा पानी बढ़ सकता है और बाढ़ आ सकती है और कोस्टल वेटलैंड्स को थ्रेट्स है, इससे खतरा है जो भी कोस्टल एरियाज है उनको। और एग्रीकल्चर को भी खतरा है क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो एग्रीकल्चर को ही ज़्यादा नुकसान होता है, वो क्रॉप्स को बर्बाद कर देती है। इसलिए हम इस चीज़ से बचने के लिए कुछ एक्शंस लें, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल बंद कर दें। ऐसी सारी चीज़ें जो कि ग्रीन हाउस गैस को रिलीज़ करती है उनका यूज़ करना हम कम कर दें या बंद कर दें। अगला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरिया का डिक्लाइन होना, कम होता जाना, पूरी दुनिया के जंगलों का कम होना। पिछले 15 सालों में जितना फॉरेस्ट एरियाज हमने खोया है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन हेक्टेयर्स का होगा। Causes of deforestation are number 1 is predisposing conditions, ऐसे conditions जो कि डिफॉरेस्टेशन को पैदा करते हैं और ऐसे conditions सोसाइटी ही बनाती है जिसमें कि वो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली
या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से कुछ सिस्टम में ही ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। और इसका दूसरा एक कंडीशन है पोवर्टी। रूरल एरियाज़ में पोवर्टी की वजह से वो लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट के ऊपर ही अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और वहीं कुछ लालची लोग होते हैं जो कि पावर और मोटिवेशन के लिए सोसाइटी के फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं। इसका अगला रीज़न होता है डायरेक्ट काउजेस। डायरेक्ट काउजेस के अंदर है कमर्शियल एग्रीकल्चर, कैटल रैंचिंग, लाइवलीहुड लाइव स्टॉक ग्रेजिंग एंड माइनिंग एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। इसका नेक्स्ट काउज है इनडायरेक्ट काउजेस, और इनडायरेक्ट काउजेस के अंदर आते हैं फिजिकल एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, लैंड एक्सेस, लैंड टेन्योर, मार्केट प्रेशर्स। अगला रीज़न है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स के अंदर है अर्बन माइग्रेशन, फूड प्रोडक्शन, रिफॉर्म, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एक्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे रीज़न होते हैं डिफॉरेस्टेशन के पीछे, जो कि डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, इंटेंशनल होते हैं, अनइंटेंशनल होते हैं। और इन सब से बचने का भी वही तरीका है कि इसके लिए गवर्नमेंट अपनी एरियाज़ में डेवलपमेंट करे, जिससे कि वो पॉवर्टी को ख़त्म कर सके, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट ना हो सके, और अवेयरनेस क्रिएट करे कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है और इसके लिए क्या करने चाहिए। कुछ स्टेप्स लेने होंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर, ताकि इससे बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज एनी टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड देयर implications on sustainable development of nations। किसी भी दो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज को एनालाइज करना है और उसका इम्प्लीकेशन करना है नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो दो ग्लोबल इश्यूज हैं, पहला है नॉर्थ साउथ डिवाइड और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। तो हम देखते हैं पहले इशू के बारे में, नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में। तो नॉर्थ का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइज्ड या डेवलप्ड और रिच कंट्रीज, मीन्स ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलप हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जैसे कि अमेरिका, यूके, ऐसी सारी कंट्रीज। ये नॉर्दर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20% है, और इसने पूरी वर्ल्ड की एनर्जी का 80% कंजम्पशन कर लिया है। और दूसरी तरफ साउदर्न कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग नेशंस है, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ के लोगों को बेसिक नीड्स यानी कि जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। और इन्हें साउदर्न कंट्रीज़ के जो पीपल हैं, इनको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं पर डिपेंड करना पड़ता है, जिसका कंसिक्वेंस क्या होता है, वो लोग जंगल की लकड़ियों को फ्यूल की तरह यूज करते हैं अपने ईंधन के रूप में। लैंडलेस यानी कि ऐसे किसान जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, उन्हें एक मार्जिनल लैंड जो कि एक लैंड ओनर की होती है, उन पर खेती करनी होती है। गवर्नमेंट चाहते हैं कि उनकी कैश क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, वो ज़्यादा तरक्की कर सके, इसीलिए भी, या फिर हो सकता है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सबके लिए खाना मिल सके, इसके लिए क्या होता है, इस मार्जिनल लैंड का ओवर यूज़ हो जाता है। बहुत से किसान को अपनी ही ज़मीन से निकाल दिया जाता है, या तो वो लोग इतने कैपेबल नहीं होते कि खुद के सर्वाइवल के लिए ही अनाज उगा सके, तो ऐसे किसान लोग जाकर शहर में भीड़ लगा देते हैं। यानी ऐसे सारे गरीब किसान गांव से शहर में चले जाते हैं ताकि वहां उनके पास कुछ कमाई का जरिया हो सके। और ऐसे ही पुअर पीपल जिनकी बड़ी फैमिलीज होती हैं, वो लोग शहरों में जाकर अनहेल्दी कंडीशंस में रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। और ये ऊपर दिए गए सारे फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो साउदर्न कंट्रीज़ है, वो लोग बहुत बड़े बड़े
डेट्स में भी रहती हैं, और ये डेट्स देने वाले और कोई नहीं होते, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज होती है। तो और ये साउदर्न कंट्रीज इन डेट्स को उन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को वापस चुकाने के लिए इतनी ज़्यादा परेशान रहती है कि ये लोग अपनी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, मैन्युफैक्चर के जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को डेवलप करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि बहुत आसान हो, लेकिन साउदर्न कंट्रीज़ में ये सब इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ख़ास करके जो सबसे पुअरेस्ट हो, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज़ है, वहाँ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और बेसिक नीड को मीट करने के अलावा उनका जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं आज, और वहाँ एक फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशंस है जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है। वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन है, और इसी वजह से नॉर्थ कंट्रीज़ की कंपैरिजन में साउथ कंट्रीज़ में इन सारे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्थ कंट्रीज़ के साथ साथ साउथ कंट्रीज़ को भी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई हो लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करने के लिए, जो कि एनवायरनमेंट को बुरी तरह से अफेक्ट ना करे, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके अलावा नॉर्थ कंट्रीज़ को भी चाहिए है कि वो जो लायन शेयर जो कंज्यूम कर रहे हैं फ्यूल का, और जो दूसरे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो है, इनको वो जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं और कर चुके हैं, वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सुधारें। उन्हें ज़रूरत है अपनी नीड्स और लाइफ स्टाइल को क्वेश्चन करने की, उसे रीडिफाइन करने की, और इसी वजह से नॉर्थ साउथ इशू एक प्रॉब्लम है। टू फोल्ड अप्रोच के जरिए इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसमें पहला है ग्लोबल शेयरिंग अप्रोच और दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच, और इन दोनों ही मेथड्स को साथ साथ यूज करने की ज़रूरत है। ग्लोबल शेयरिंग मेथड के जरिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ को एनकरेज करना चाहिए, उनके साथ स्ट्रेटजीज शेयर करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन जो कि उनके पास एनवायरनमेंट इश्यूज को लेकर जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सब उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ को बताने चाहिए। और ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट्स के बीच ये शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिविल सोसाइटीज़ को भी आपस में अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और इसके अंदर प्राइवेट बिजनेस और एनजीओज भी आते हैं। जो नेक्स्ट है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी, और इसका जो बेसिक रोल है उसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि टेकिंग रियल मेजर ऑफ द स्टेट इवोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स टू पॉलिसी मेकर्स एंड जनरल पब्लिक, क्लीन टेक्नोलॉजीज बनाना और एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल साइंस को बेटर करने के लिए रिसर्च किए जाए। और इसी तरह से जो नॉर्थ साउथ डिवाइड का एक जो छिपा हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे हम टैकल कर सकते हैं, उससे हम निकल सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्लोबल इशू है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है जो कि हम आजकल फेस कर रहे हैं, और ये क्यों होता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ नीचे बताए गए हैं। पहला है इंक्रीजिंग ड्राउट एंड डिजर्टिफिकेशन, नंबर 2 क्रॉप फेलियर्स, नंबर 3 मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, नंबर 4 कोस्टल फ्लडिंग, 5 displacement of major vegetation regions, 6 coral mortality, change in ocean behavior, natural disasters, infectious disease, degradation of ecosystem, scarcity of food supply and rise in sea level। इससे बचने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कम से कम एमिशन करना एनवायरनमेंट में, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का यूज़ करना जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना, और इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करना, और क्लीनर माइनिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो कि वाटर और एयर को
पल्यूट करते हैं, इनको क्लीनर माइनिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से कम करना, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट पोल्यूशन, इन सभी चीज़ों का वाटर और एयर में कंटामिनेशन कम से कम हो या ना हो।